ये आपके क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं उनके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे आपका यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल और असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो आवृत्ति, मतलब कह रहा है अल्टरनेटर है अगर उसकी गति बढ़ रही है तो उस कंडीशन पे आवृत्ति में क्या होगा, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी और नन रहेगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है 120 f बाई पी। यहाँ पे आपका क्या है, f क्या फ्रीक्वेंसी है, ये आपका पोल्स है और ये आपका स्पीड है। ठीक, तो यहां से अगर f का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, पी एन बाई 120। इससे रिलेशन क्या निकलता है बच्चों कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्स, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक, समझ में? तो अब यहां से क्या निकला, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के ईएमएफ का समीकरण है। पहला समीकरण दिया है E इज इक्वल टू 4.44 kpkd ft5। दूसरा समीकरण दिया है E इज इक्वल टू 4 kf kpkd ft5। तीसरा दिया है E इज इक्वल टू 4.44 ft5 और चौथा आपका ऑप्शन क्या दे दिया, सभी। तो बच्चों ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी। देखिए चाहे आपका अल्टरनेटर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका जनरेटर हो, चाहे आपका मोटर हो, ठीक, सबके ईएमएफ के इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। सबका मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? ओके, चलिए तो यहाँ बता दीजिए, यहाँ जगह हम सामने बताएंगे क्योंकि सामने साफ साफ है। पहले हम बात करेंगे जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, डीसी जनरेटर। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू Eg इज इक्वल टू 5 ZPN बाई 60A। ये आपका डीसी जनरेटर या मोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये जनरेटर हो गया। अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ पे EB हो जाएगा। ठीक, अब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का होता है E इज इक्वल टू 4.44 FN5। ये होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का इक्वेशन। आज तक तुम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर का ईएमएफ का इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, हम बताने जा रहे हैं। ये होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। इतना तो तुम लोग को पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है, मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करेगी। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू 4.44 kpkd FN, ठीक है, FN5। ठीक है, यही आपका क्या है, इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एफएस कर दिया। एफएस मतलब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा। अगर रोटर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FR N2 5। ठीक है,
ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का ईएमएफ का इक्वेशन है, ठीक। और अल्टरनेटर का आपने पता ही कर लिया, ठीक है। तो ये आपको सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उच्च वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर अल्टरनेटर कनेक्ट किए जाते हैं। स्टार कनेक्टेड होते हैं, डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट। तो हम चारों सर्किट के बारे में इसमें बता भी देते हैं, ठीक। हम हमेशा कहते हैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उससे रिलेटेड टर्म्स दिमाग में सोचो क्या आ सकता है। देखो ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट की वैल्यू 0, रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। अब इसी के बाद आते हैं आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, करंट की वैल्यू अनंत, वोल्टेज की वैल्यू 0, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन। देखिए डेल्टा कनेक्शन बेटा हम लोग वहां करते हैं जहां पे हमको हाई करंट चाहिए, हाई करंट, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन हम लोग वहां करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मोटर्स जो होती है, जितनी मोटर्स हैं उनको हम लोग डेल्टा में कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी मोटरें हैं उनको हम लोग डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मोटर को हमको करंट ज्यादा चाहिए। और स्टार कनेक्शन वहां होगा जहां पे हमको मोटर किसमें होगा यूज, जनरेटर में होगा, ठीक। समझ में आया। अब चलो स्टार और डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें बात कर ले, क्योंकि आपसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन आते भी हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक। देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है। ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी हो, ये आपका और एक न्यूट्रल है और ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका आर फेस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक। अब दो एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज, ठीक। ये लगभग क्या होता है 220 230 ऐसे ही आता है, ठीक। और दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। इसकी वैल्यू 415 वोल्ट होती है, ठीक। अच्छा स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो VL होता है √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, और VP की वैल्यू क्या आ जाएगी, VL/√3, VL/√3, ठीक। और इसमें क्या होगा, फेज करंट और लाइन करंट क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। और इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, P = √3 VL/IL cos phi। अगर हम फेज करंट और फेज वोल्टेज को निकालेंगे तो क्या होगा, 3 VP/IP cos phi। तो ये आपका क्या होगा, स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक। अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखते हैं। डेल्टा चलो यहां बता देते हैं। RYB, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये आपका डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली मोटर में यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, मतलब इसमें जो आपकी IL होगी, लोड करंट होगी, वो √3 टाइम्स ऑफ IP की होगी, या कह सकते हैं IP = क्या होगा, IL/√3 होगा। और यहाँ पे जो VL होता है वो IP के बराबर VP के बराबर होगा। मतलब लाइन वोल्टेज जो होगा बच्चों वो क्या होगा, फेज वोल्टेज के बराबर होगा, और जो पावर होती है सेम यही होती है, काल आ रही ठीक है, स्कैन ठीक है।
पूछा है क्वेश्चन उल्टा वी वक्र का ग्राफ है, मतलब जो उल्टा वी कर्व बनता है वो किसके किसके बीच में पूछ रहा है आपसे, आर्मेचर करंट और वोल्टेज के बीच में, पावर फैक्टर पीएफ मतलब पावर फैक्टर मतलब cos फाई, यहाँ पे कभी कभी आपको cos फाई भी दे देंगे, पावर फैक्टर और फील्ड करंट में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट में। तो मैं इसमें आपको दोनों कर्व बता देता हूँ, ठीक है। देखिए उल्टा वी कर्व क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी फील्ड करंट हो गई, क्या हो गई, फील्ड करंट। और ये आपका क्या हो गया, cos फाई हो गया, पावर फैक्टर। तो ये कुछ इस तरह होता है, ये आपका हो गया उल्टा वी कर्व, ठीक। तो किसके किसके बीच में ना, पावर फैक्टर और फील्ड कर्व में, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं वी कर्व के बारे में। वी कर्व, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी फील्ड करंट होगी बेटा, क्या हो गई, फील्ड करंट। और ये आपकी आर्मेचर करंट, ठीक। ये आपका क्या हो गया, वी कर्व, ठीक। तो किसके किसके बीच में हो गया आपका, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के, और ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं cos फाई, ठीक। यहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। ये क्या होता है, चलो ढूंढना, बुक में ढूंढना, तुम कमेंट करके बताना ये लैगिंग है कि ये लैगिंग है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, दो पोल के बीच की दूरी को कहते हैं, बताओ। कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच मारेंगे ना, मुतेड़ा हो जाएगा। सॉरी ये पोल पिच। देखिए दो पोल्स होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए दो पोल्स हो गए आपके, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग पोल पिच को वाईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोल पिच को हम लोग वाईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है, दो पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है लगभग क्या होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वाइंडिंग का पिच फैक्टर होता है, ठीक। देखिए आपके जितने भी फैक्टर हैं, कॉइल स्पैन है, कम्यूटेटर पिच है, ठीक है, वाइंडिंग पिच है, ठीक है, फ्रंट पिच है, बैक पिच है, ये सब आप याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, वाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच इंटू पोल पिच, पिच फैक्टर इज इन इक्वल टू वाइंडिंग पिच माइनस पोल पिच, पिच फैक्टर इज इन इक्वल टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच, पोल पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। देखिए आपका जो पिच फैक्टर होता है इसको हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सर इसका दूसरा आंसर सही है, केपी, ठीक है। तो देखिए पिच फैक्टर जो होता है केपी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच होता है, और इसकी वैल्यू होती है cos अल्फा बाई 2। तो बच्चों ये आंसर क्या हो जाएगा, पोल पिच इज इन इक्वल पिच फैक्टर इज इन इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, ठीक है। एससीआर में डैश डैश है, कह रहा है एससीआर में कितने जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन होता है, दो जंक्शन होता है, तीन जंक्शन होता है, 4 जंक्शन, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, तो बच्चों होते तो आपके 3 जंक्शन है, कितने होते हैं, 3। देखिए एससीआर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 पी एन पी एन। तो बेटा इसमें क्या होती है, एससीआर में आपकी 4 लेयर होती है, 4 लेयर, कितनी होती है, 4 लेयर। कौन सी, पी एन
PN। ठीक, अब इसमें जंक्शन पूछा तो आपके 3 जंक्शन होंगे। एक आपका हो गया J1, J2 J3 J2 एंड J3, तो 3 जंक्शन होंगे, 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3। अब हम गेट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक ए हो गया, ये आपका की हो गया, और आपका ये गेट हो गया। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल। कौन कौन से? कैथोड, एनोड और गेट। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी जो तुलना की जाती है किससे की जाती है? इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? डीसी स्विच से। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? एज अ डीसी स्विच यूज करते हैं। DC स्विच। ठीक है, डीसी स्विच की तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि आपसे कि जैसे मान लीजिए आपका एम्पियर ट्रांजिस्टर है, तो एम्पियर ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन हो गए? 2, J1 और J2। लेयर कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक, ये हो जाएगा आपका A और ये K। एनोड और कैथोड और G 3 लेयर और आपके 2 जंक्शन। ठीक है, और डायोड में एक ही होता है। ठीक है, कह रहा है विकसित देशों में जनरेटिंग वोल्टेज है। ठीक, विकसित मतलब अमेरिका जो जिनका विकास हो गया है। ठीक, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया। अपना क्या है देश? भारत। इंडिया विकासशील है, मतलब विकास कर रहा है बेचारा अभी। ठीक, तो जो विकसित देशों में जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो है आपका 33 केवी। इसमें क्या आएंगे आपके? अमेरिका आएगा, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका, रूस, रसिया, अमेरिका लिखा नहीं, चीन। ठीक, चाइना का नाम लो, मैं उलझन होती है उसको देखो। पता है साले क्या क्या खा जाता है, सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। ठीक, अब विकासशील में जो आपका इंडिया में, ये आपका इंडिया में जनरेट होता है। इंडिया में 11 केवी। ब्रिटेन में। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत में अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है? मैंने बताया था, बताओ। 132। ट्रांसमिशन सर 11 केवी पहले होता है जनरेटिंग। 66 केवी 132 ट्रांसमिशन वोल्टेज। भूल गए? पहले 11 की भी बात करते हैं। हाँ तो 11, बट हमको ही पता 33 भी होता है। एसी में और डीसी में दोनों ने बताया था। सर फिर से बता दीजिएगा। बताएंगे तो ही हमारा फर्ज है, पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारा काम। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी वैल्यू कितनी है? 765 की। अच्छा समझ गए थे। और डीसी में है 800 केवी। केवी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अब देखो क्या होता है, 11 केवी को हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर देंगे इसको हम? एसी में 765। चलो वीडियो देख लेना जिसको देखना है। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। ठीक, ओम पर किलोमीटर, हेनरी पर किलोमीटर, फैरेड पर किलोमीटर, ओम किलोमीटर। देखिए ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी में सब कहानी बता देंगे। ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम पर किलोमीटर। ओम पर किलोमीटर। ठीक है,
इंडक्टेंस का होता है हेनरी पर किलोमीटर, और इसका होता है फैरेड पर किलोमीटर। कुछ भी लोग पर किलोमीटर जो लगा दोगे। ठीक है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, महो पर किलोमीटर। किलोमीटर लगा दीजिए बस पर वही। ठीक, अब देखो ट्रांसमिशन लाइन भी 2-3 होती हैं। ठीक, एक होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है मीडियम। एक होती है मीडियम, एक होती है लॉन्ग। ठीक, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है, ठीक, ये क्या होती है 80 किलोमीटर होती है या 50 माइल्स। ठीक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें कितने वोल्टेज तक हम लोग लेते हैं, 20 केवी। 20 केवी तक हम लोग वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, और इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है कम होती है, 0 होती है। ये होती है। ठीक है, अब आता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो इसकी जो रेंज होती है 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, और वोल्टेज रेटिंग क्या है 20 केवी से 100 केवी। ठीक है, मतलब जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसकी डिस्टेंस क्या है 80 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर, और कितना वोल्टेज तक होता है 20 केवी से लेके 100 किलोमीटर, 100 केवी तक। अब आता है आपका लॉन्ग, तो 160 किलोमीटर के ऊपर, 160 किलोमीटर के ऊपर, और इसमें जो वोल्टेज होगा क्या होगा 100 केवी के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है 33 केवी से 66 केवी, 11 केवी से 33 केवी, 66 केवी से 220 केवी और 11 केवी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 11 केवी। ठीक है, चलिए आरसीसी पोल के कुछ विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आरसीसी पोल जो होता है ये आपका सीमेंट से बना होता है, सीमेंट और कंक्रीट से बना होता है। ठीक है, आरसीसी जो पोल होता है वो आपका क्या होता है, सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो ऊंचाई होती है, हाइट, इनकी जो हाइट होती है बेटा, ठीक है, वो क्या होती है 7 मीटर से 12 मीटर तक होती है इनकी हाइट। इनकी हाइट जो होती है 7 मीटर से लेकर 12 मीटर तक। इनका जो स्पैन होता है, स्पैन समझते हो, दो पोल के बीच की जो दूरी है तो उसको बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं, दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं स्पैन। इनका जो स्पैन है क्या है 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। ठीक है, स्पैन क्या है 100 मीटर। और अगर हम इनकी बात करें ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी जीवन काल, तो लगभग क्या होता है 100 साल। 100 साल दिया है। ऐसा नहीं चलते, 100 साल नहीं होता है ना। 50 हो रहा है इसमें। इसमें गलत दिया है। जब आपका लकड़ी का जो पोल होता है वो 25 साल चलता है। ठीक है, ये आपका लगभग 60 साल तक चलता है। ठीक है, ओके। और इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, देखिए निम्न में से डीसी मशीन का भाग नहीं है। आर्मेचर है, ब्रश है,
कम्यूटेटर है। टेप चेंजर किस में होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर। टेप चेंजर किस में होता है? ट्रांसफार्मर में। ठीक, कहाँ हो गई आपका? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी। डीसी किसमें? डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर। डीसी को एसी, डीसी मोटर में। ठीक, बना किसका होता है? हाइड्रोकॉपर का। ठीक, ओके। क्या कहेंगे इसको? मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक, अब आते हैं ब्रश। ये क्या करेगा? धारा को बाहरी सर्किट में देता है। ठीक है, बना किसका होता है? ये कार्बन स्टील। घुम्मा मारे, खींच के तुम्हारे। कार्बन तो सही है, स्टील कहां से आ गया इसमें? क्या होगा? कार्बन और हाई कार्बन स्टील। और हाई कार्बन स्टील को छोड़ दो। सिलिकॉन स्टील। ग्रेफाइट कौन होता है? अब आते हैं आर्मेचर। आर्मेचर बनता है सिलिकॉन स्टील का। अच्छा, ये हाँ, यही तो कंफ्यूज थे। ठीक, सिलिकॉन स्टील को हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, और पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.5 mm। ठीक, इसमें क्या होता है? 93% स्टील और 7% सिलिकॉन। लो भैया, क्या कर दिया हमने? ऑपरेशन कर दिया सब कुछ। ठीक है, ये क्या आपका डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट है। ठीक, ब्रश। और अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मेचर, ब्रश और कम्यूटेटर डीसी मशीन के किस पार्ट पे होते हैं? सॉफ्ट पे होते हैं। किस पे होते हैं? सॉफ्ट पे होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना बहुत है।